हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बी फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। व्हाट इज द बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग का सिद्धांत क्या है? द बिग बैंग एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर यूनिवर्स. Then it was a very condensed entity. All the matter and energy in it would have been concentrated. It was a very tiny region of unimaginable density and temperature. Then some big geological thing occurred. This very occurrence is called Big Bang Theory. बिग बैंग का सिद्धांत यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड के आरंभ में क्या हुआ होगा। उस समय यह बहुत ही संकुचित वस्तु के रूप में रहा होगा। इसमें जितने पदार्थ और ऊर्जा हैं वह बहुत सूक्ष्म स्थान में संकुचित रही होंगी। यह इतना सूक्ष्म रहा होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तब कोई बहुत बड़ी खगोलीय घटना हुई होगी। इसी घटना को बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना गया है। व्हाट डू स्क्रिप्चर से अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? धर्म ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या कहा गया है? The Old Testament says that in the beginning there was only the heaven and the earth. Then God creates Adam and Eve. He took only 6 days in creating them. Bishop Jar of Ireland believed that God created this universe on October 27, 4000 BC. Old Testament के अनुसार आरंभ में केवल स्वर्ग और धरती थे। उसके बाद भगवान ने आदम और हवा का निर्माण किया। भगवान ने उनका निर्माण करने में केवल 6 दिन का समय लगाया। आयरलैंड के बिशप जार के अनुसार भगवान ने ब्रह्मांड का निर्माण 27 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व किया। डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द टाइटल चूजिंग आवर यूनिवर्स। चूजिंग आवर यूनिवर्स शीर्षक की उपयुक्तता का विवेचन करें। द टाइटल ऑफ द एसे इज वेरी अप्रोप्रिएट। द होल एसे डिस्कस वेरियस व्यूज अबाउट हाउ आवर यूनिवर्स केम इनटू बीइंग. द ऑथर हैज प्रेजेंटेड द myth of Bosango people, Mayan people, Old Testament, other Christian and Big Bang theory of contemporary scientists. The crux of the essay lies in choosing a stable cause of coming up of the universe. So the title is absolutely appropriate. इस निबंध का शीर्षक अत्यंत उपयुक्त है। संपूर्ण निबंध में इसी बात का विवेचन किया गया है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया। लेखक ने बुसांगो लोगों, माया सभ्यता के लोगों, ओल्ड टेस्टमेंट, अन्य ईसाइयों और समकालीन वैज्ञानिकों के बिग बैंग सिद्धांत का जिक्र किया है। निबंध का सार इस प्रश्न में ही निहित है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, अतः यह शीर्षक पूर्ण रूप से उपयुक्त है। What is the tone of the chapter Choosing Our Universe? Choosing Our Universe पाठ की टोन किस प्रकार की है? In the beginning, where the author has described various myths about the origin of the universe, his tone is somehow satirical. But in the latter part, it becomes serious. Here he becomes logical and based on the scientific truth about the origin of the universe. आरंभ में जिस जगह लेखक ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में मिथकों का वर्णन किया है, वहां तक उसकी टोन व्यंग्यात्मक है, किंतु बाद वाले भाग में वह गंभीर हो गया है। यहाँ पर आकर जब वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक सत्य प्रस्तुत करता है तो वह तार्किक हो जाता है। हाउ डू द बिग डैम्स कोज हार्मफुल इफेक्ट ऑन इकोलॉजी? बड़ी बांध पारिस्थितिकी पर किस प्रकार हानिकारक प्रभाव डालते हैं? वाटर कीप्स स्टैंडिंग इन द डैम्स. इट ब्रीड्स वेरियस काइंड्स ऑफ मॉस्किटोज एंड जर्म्स. This cause harmful effect on the ecology by polluting the atmosphere. बांधों में पानी जमा रहता है, इससे कई प्रकार के मच्छर और रोगाणु पनपते हैं। ये वातावरण को प्रदूषित करके पारिस्थितिकी पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। What are the dangers associated with the construction of big dams? बड़े बांधों के निर्माण के साथ कौन से खतरे जुड़े हुए हैं? There are a number of dangers associated with the construction of big dams. If considered impartially, we find that they do more harm than benefit. The people have to lose their land where these dams are made. Then these dams are beneficial for the rich, only poor cannot take their benefit. Logging of water gives rise to many kinds of disease. Scientists reckon that big dams also cause earthquakes. बड़े बांधों के निर्माण के साथ अनेक खतरे जुड़े हुए हैं। यदि हम निष्पक्ष रूप से देखें, यह बांध लाभ कम और हानि अधिक पहुंचाते हैं। जहाँ पर बांध बनाए जाते हैं वहाँ लोगों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ती है। बांध धनी लोगों के लिए लाभदायक है, किंतु निर्धनों को इनका कोई लाभ नहीं मिल पाता। पानी का एकत्रण विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। वैज्ञानिकों के मतानुसार बड़े बांध भूकंप का भी कारण बनते हैं। हाउ आर बिग डैम्स अनडेमोक्रेटिक? बड़े बांध अलोकतांत्रिक कैसे हैं? डेमोक्रेसी सिंप्लाई मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, बट बिग डैम्स रेंडर पावर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट.
Now it is up to government to whom they want to give water and to whom not. In this process, mostly rich is benefited and the poor have to suffer. This proves that the big dams are totally undemocratic. लोकतंत्र का साधारण अर्थ है सभी को समान अवसर प्रदान करना, किंतु बड़ी बात सारी शक्ति सरकार के हाथ में दे देते हैं। अब ये सरकार के हाथ में होता है कि वे किसको पानी देना चाहती हैं और किसको नहीं। इस प्रक्रिया में अधिकतर धनी लोगों को लाभ मिलता है और निर्धनों को यातना भुगतनी पड़ती है। इससे सिद्ध होता है कि बड़े बांध पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक हैं। Why can't the big dams be considered as the monuments of modern civilization? बड़ी बांधों को आधुनिक सभ्यता का स्मारक क्यों नहीं माना जा सकता? Earlier, the big dams were given much respect. They were even called the monuments of modern civilization. But slowly and gradually, this myth of the people was broken. Monuments are the things which are permanent. They lie over the time, but dams are not so. As soon as the state fails in them, they stop working. आरंभ में बड़े बांधों को बहुत सम्मान दिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें आधुनिक सभ्यता का स्मारक कहा जाता था। किंतु धीरे धीरे यह मिथ टूटनी शुरू हो गई। स्मारक शाश्वत होते हैं, ये समय पर राज्य करते हैं, किंतु बांधों के बारे में ऐसा नहीं है। जैसे ही उनके अंदर कीचड़ भर जाता है, वह काम करना बंद कर देते हैं। What does the word identity mean? पहचान शब्द से क्या तात्पर्य है? Identity means development of one's own ideas and aims of life. The young person tries to find out what sort of person he really desires to be and to get started being a person. Identity means the kind of personality he ends up with and how he will be thought of by his friends, family and himself. It is not so much a matter of coming to conscious decision, it is rather gaining a sense of being an independent person with a job to do. पहचान शब्द का अर्थ अपने विचारों और अपने उद्देश्यों को विकसित करना। नवयुवक यह जानने का प्रयास करते रहते हैं कि वे किस प्रकार के व्यक्ति में विकसित होना चाहते हैं। पहचान से उनका अर्थ यह होता है कि वे किस प्रकार का व्यक्तित्व बनते हैं और उनके मित्रों, परिवार व स्वयं उनके द्वारा उनके बारे में क्या सोचा जाता है। यह केवल चेतनात्मक निर्णय का मामला नहीं है, इसका अर्थ है स्वाधीन व्यक्ति के रूप में विकसित होना और किसी कार्य में लगे होना। Trace the stages through which a young person passes as he/she matures into an individual. उन सत्रों का वर्णन करो जिनमें से परिपक्व व्यक्ति बनने के लिए एक नवयुवक अथवा नवयुवती को गुजरना पड़ता है। A young person passes through 3 stages as he matures into an individual. The first stage is the development of his character all through his childhood. During this stage, the child tries to be just like his parents, but to become an effective adult and individual, he must break off much of his dependence on his parents. He has to develop his own ideas and aims of life. He looks out for new ideas, new methods, which may better solve problem of the day. An individual feels impatient and critical towards his parents during his adolescence. During the third stage, the individual happens to be on the threshold of adulthood. He feels impatient with the achievements of the past and envisions making his future. नवयुवक जब परिपक्व व्यक्तित्व की ओर बढ़ता है तो उसे 3 सत्रों से गुजरना पड़ता है। पहला स्तर उसका बचपन है, जहाँ पर वह आधारभूत रूप से अपने चरित्र की स्थापना करता है। इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से अपने माता पिता जैसा बनना चाहता है, किंतु एक प्रभावशाली वैश्विक बनने के लिए उसे अपने माता पिता का आश्रय तोड़ना पड़ता है। उसे अपने जीवन के लिए अपने विचारों और अपने उद्देश्यों को विकसित करना पड़ता है। वह नए विचारों और रंगों को खोजना आरंभ कर देता है, जिनसे वह तत्कालीन समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझा सके। किशोरावस्था में प्रत्येक नवयुवक अथवा नवयुवती अपने माता पिता के विचारों के प्रति बहुत बेचैन हो जाते हैं। तीसरी अवस्था में व्यक्ति वयस्कता की दहलीज पर पहुंच चुका होता है। वह भूतकाल की उपलब्धियों का तिरस्कार करते हुए अपने भविष्य का निर्माण करने की कल्पनाएं करने लगता है। राइट अबाउट पॉजिटिव साइड ऑफ रेबलियसनेस। विद्रोही स्वभाव के सकारात्मक पक्षों का वर्णन करो। रेबलियसनेस इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, इट कैन बी चैनलाइज्ड पॉजिटिवली। इट कैन गो ऑन ट्रांसफॉर्मिंग ए यंग इंडिविजुअल इनटू ए रिस्पॉन्सिबल अडल्ट. Rebelliousness against parents is natural and inevitable aspect of adolescence. It even encourages him in giving up the comforts and security of home for achieving real independence, working for progress. विद्रोहात्मकता सदैव नकारात्मक नहीं होती है, इसको सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। यह एक नवयुवक का एक जिम्मेवार वयस्क में परिवर्तित कर सकती है। माता पिता के विरुद्ध विद्रोह किशोरावस्था का एक प्राकृतिक और अभिन्न अंग है। यहाँ तक कि इस अवस्था में वे अपने घर की सुख सुविधाओं और सुरक्षा को छोड़कर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र होने का कदम भी उठा लेते हैं। Why is rebelliousness common in young people? नवयुवक और नवयुवतियों में विद्रोह की भावना आम क्यों होती है?
As the child starts growing up, he also starts developing his own ideas because his ideas develop into a new surrounding and a new time, so they are often in conflict with his parents and society. The child starts looking at the world and its problem in his own way. When the adults try to guide this young man in their way, the young man become rebellious. जैसे जैसे बालक बड़ा होना आरंभ करता है, वैसे वैसे वह अपने विचार भी विकसित करना आरंभ कर देता है, क्योंकि उसके विचार एक नए समय और एक नए परिवेश में विकसित होते हैं। अतः यह प्राय माता पिता और समाज के विरोध में खड़े हो जाते हैं। बालक संसार और संसार की समस्याओं को अपने नजरिए से देखना आरंभ कर देते हैं। जब बड़े इन बच्चों को अपने ढंग से दिशा निर्देशित करने का प्रयास करते हैं, तो यह नवयुवक और नवयुवतियां विद्रोही हो जाते हैं। हाउ डज वन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम अनदर? एक भाषा दूसरी भाषा से किस प्रकार भिन्न होती है? Each language differs from the other languages in many ways. There are differences of sound, intonations, and meanings. Each language looks at the universe in its own different manner. It translates the universe on its own way that is different from all others. No doubt languages are born in the same world, but each language has its qualities, manifest and definition. एक भाषा दूसरी भाषा से कई मायनों में भिन्न होती है। इनमें ध्वनियाँ और अर्थों की असमानता हो सकती है। प्रत्येक भाषा इस संसार को अपनी दृष्टि से देखती है, वह संसार का अपना ही अर्थ निकालती है और यह अर्थ अन्य सभी अर्थों से भिन्न होता है। इसमें संदेह नहीं कि सभी भाषाएं इसी संसार में जन्मी है, किंतु प्रत्येक के अपने गुण, रूप और परिभाषाएं हैं। हाउ डू सिम्बल्स लाइक गंगा इन्फ्लुएंस पीपल? गंगा जैसे प्रतीक लोगों को क्यों प्रभावित करते हैं? The author wants to give an example how the symbols of a place affect the language of that area. For example, the name of our holy river, Ganga, is deep-rooted in Indian sensibility. It has become carrier of our mythical and legendary memories. Ganga and many other such words having done grace in our material existence, so they are also an integral part of our language. लेखक यह प्रदर्शित करना चाहता है कि किस प्रकार एक स्थान के प्रतीक वहाँ की भाषा पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के रूप में हमारी पवित्र नदी गंगा का नाम भारतीय मानसिकता में गहरा बैठा हुआ है। यह हमारी मिथकीय और स्मरणीय स्मृतियों की वाहक बन गई है। गंगा तथा इसी प्रकार के अनेक शब्द हमारे अस्तित्व की अलौकिक गरिमा बन गई हैं, इसलिए वे हमारी भाषा के भी अभिन्न अंग हैं। हाउ इज द विजन ऑफ ए कल्चर फॉर्म्ड? किसी भी संस्कृति का परिदृश्य किस प्रकार स्थापित होता है? The vision of a culture is largely formed by the memories that it carries. Culture is not limited to its reality. Language is the carrier of culture. The culture of a land can be disturbed by various regions, but it always remains alive in the language of the land. प्राय किसी भी संस्कृति का रूप उन स्मृतियों द्वारा स्थापित होता है जिनकी वह वाहक होती है। संस्कृति केवल सत्यता तक ही सीमित नहीं होती। भाषा संस्कृति की वाहक होती है। किसी भी स्थान की संस्कृति किन्हीं भी कारणों से भ्रमित हो सकती है, किंतु वह उस स्थान की भाषा में सदैव जीवित रहती है। What relation does the author establish between man and language? लेखक मनुष्य और भाषा के मध्य क्या संबंध स्थापित करता है? The author says that there is a close relation between man and language. Language is the most efficient weapon of self-discovery and self-analysis for man. It is only through some particular language that man comes to know about other people, their life, their culture, and so many things. In the same way, if he wants to express himself before somebody, he has to use a language. Thus, language is the bridge between man and man. Even if man wants to go in his own inner self, language becomes the medium. All the self-discovery and self-analysis of man comes before us with the help of a language. It is the link between language and man that puts man in a separate and unique category from all other living beings. Language determines the identity and the characteristics of a race. Language also brings before us the good and bad points of a culture. Language also influences the inner response of man. लेखक कहता है कि मनुष्य और भाषा के मध्य घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य के लिए भाषा ही आत्म खोज और आत्म आकलन का सर्वोत्तम साधन है। यह भाषा के माध्यम से ही संभव है कि मनुष्य दूसरे लोगों और उनके जीवन, उनकी संस्कृति और अन्य बहुत सी बातों के बारे में जान पाता है। इसी प्रकार यदि वह स्वयं को किसी के समक्ष अभिव्यक्त करना चाहता है, तब भी उसे भाषा का ही आश्रय लेना पड़ता है। इस प्रकार मनुष्य और मनुष्य के मध्य भाषा ही सेतु है। यहाँ तक कि यदि मनुष्य अपनी ही आत्मा में उतरना चाहता है, तब भी भाषा ही उसके लिए माध्यम बन पाती है। मनुष्य की आत्म खोज और आत्माकलन हमारे सम्मुख भाषा के माध्यम से ही पहुँचते हैं।
यह मानव और भाषा का संबंध ही है जो मनुष्य को अन्य सभी जीवों से हटकर एक स्थान प्रदान करता है। भाषा ही किसी भी जाति की पहचान और गुणों को स्थापित करती है। किसी भी संस्कृति की अच्छाई और बुराई भी हम तक भाषा के माध्यम से ही पहुंचती है। भाषा ही मनुष्य की आंतरिक प्रत्युत्तरता को प्रभावित करती है। हाउ कैन वी रियलाइज द पेन ऑफ द सफरिंग ऑफ द म्यूट? जो बोल नहीं सकते उनकी पीड़ा और यातना को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? Most people think that those who cannot speak do not feel pain at suffering. It is so because we do not hear them cry out of pain. But it is not so. If you take a close look of a mute plant or some small creatures, you will find that it expresses its pain and agony through the convulsive movements of its limbs. अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि जो बोल नहीं सकते उनको पीड़ा या यातना महसूस ही नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन्हें दर्द में चीखते हुए नहीं सुन पाते, किंतु ऐसा नहीं है। यदि आप किसी मूक पौधे या फिर किसी छोटे पौधे को समीप से देखें तो आप पाएंगे कि वह अपने अंगों की प्रतिक्रिया के माध्यम से अपनी पीड़ा और दुख को प्रदर्शित करता है। What is paralysis of sensibility? How is it measured? पैरालिसिस ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है और इसको कैसे मापा जाता है? सर जगदीश चंद्र बोस proved that when a single leaflet is cut from a plant, the whole of the plant reacts for it. A particular kind of excitation spreads over to the distant part of the mother plant. For some time, various parts of the plant stop working altogether. It seems as if something has paralyzed the whole plant. To this experiment, which he performed with his crescograph, he has given the name of paralysis of sensibility among plants. सर जगदीश चंद्र बोस ने यह सिद्ध किया है कि जब किसी पौधे की एक पत्ती को तोड़ा जाता है तो पूरा पौधा प्रतिक्रिया करता है। जनक पौधे के दूर दूर वाले भागों में भी एक विशेष प्रकार की उत्तेजना संचारित हो जाती है। कुछ समय के लिए पौधे के सभी भाग बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने पूरे पौधे को अपाहिज बना दिया हो। इसी प्रयोग को, जिसे उन्होंने अपने क्रेस्कोग्राफ से संपन्न किया है, पैरालिसिस ऑफ सेंसिबिलिटी का नाम दिया है। What is the second series of investigations referred to in the essay Wounded Plants? घायल पौधे निम्न में बताई गई खोज की दूसरी श्रृंखला क्या है? सर जगदीश चंद्र बोस did many experiments on plants' life. Once he experimented on a leaflet, he plucked it from the base. The reaction of the plant was being recorded. He found that the whole of the plant had gone under a sudden stillness. He found that the cut leaflet died completely within 24 hours. But later on, with the help of some chemicals, he was able to keep such a leaflet alive for 7 days. सर जगदीश चंद्र बोस ने पौधों के जीवन के साथ बहुत सारे प्रयोग किए। एक बार उन्होंने एक पेड़ की पत्ती का प्रयोग किया। उन्होंने उस पत्ती को जड़ से उखाड़ लिया। उसके बाद पौधे की प्रतिक्रिया को नोट किया गया। उन्होंने पाया कि पूरा का पूरा पौधा आकस्मिक स्थिरता में चला गया है। उन्होंने यह भी देखा कि वृक्ष से तोड़ी हुई पत्ती 24 घंटों के भीतर पूरी तरह से मर गई, किंतु बाद में कुछ रसायनों के माध्यम से वह इस प्रकार की तोड़ी गई पत्तियों को 7 दिन तक जीवित रखने में सफल रहे। What is the result of the paralyzing effect? पैरालाइजिंग इफेक्ट का क्या परिणाम होता है? The result of the paralyzing effect on the plant is that all the leaves of the plant remain depressed and unresponsive for several hours. The plant recovers from the state of paralyzed sensibility after a long time. The detached leaf, when placed in a nursing solution, soon recovers. It holds up its head with an attitude of defense and it starts giving energetic responses. This lasts for 24 hours. After this period, a curious change creeps in the vigor of its responses. It begins to die. पैरालाइजिंग इफेक्ट का पौधे पर यह प्रभाव होता है कि सभी पत्तियां कई घंटों के लिए बिल्कुल निराश और प्रतिक्रियाहीन होकर रह जाती है। वह पौधा अपाहिज बनने के इस प्रभाव से काफी लंबे समय बाद निकल पाता है। काफी समय बाद वह आत्मविश्वास के साथ अपना सिर उठा पाता है और ऊर्जात्मक प्रतिक्रियाएं देता है। यह प्रक्रिया लगभग 24 घंटे तक चलती है। इस अवधि के बाद उसकी प्रतिक्रियाओं में एक ऊर्जा दिखाई देना आरंभ हो जाती है और वह पत्ती मरना आरंभ कर देती है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप दैट गांधी शेयर्ड विद हिज फ्रेंड। गांधी जी की अपने मित्र के साथ किस प्रकार की मित्रता थी? गांधी's friend once took him to a restaurant. He wanted that Gandhi should take non-vegetarian soup there, but Gandhi, by asking the waiter, came to know of it. He flatly refused to take that soup. His friend was somehow angry. He also said that Gandhi was not stable for English society. But Gandhi did not mind. After the episode was over, his friend also started behaving with Gandhi normally. Gandhi also tried to impress him by making himself stable to English society in some different manner. No differences came to their friendship because of the incident.
गांधी जी का मित्र एक बार उन्हें अपने साथ एक होटल में ले गया। वह चाहता था कि गांधी जी मांसाहारी सूप पिए, किंतु गांधी जी ने वेटर से पूछकर इस बात का पता लगा लिया। उन्होंने वह सूप पीने से साफ मना कर दिया। उनका मित्र कुछ नाराज हो गया। उन्होंने कहा कि गांधी जी अंग्रेजी समाज के योग्य नहीं थे। गांधी जी ने इस बात का बुरा नहीं माना। जब यह घटना हो चुकी तो उनके मित्र ने भी उनके साथ सामान्य व्यवहार करना आरंभ कर दिया। गांधी जी ने भी किसी अन्य ढंग से स्वयं को तैयार करके अंग्रेजी समाज के योग्य बनाने का प्रयास करते हुए अपने मित्र पर प्रभाव डालने का प्रयास किया। इस घटना के कारण उनकी मित्रता में कोई अंतर नहीं आया। Describes Gandhi's attempts to inculcate the qualities of an English gentleman. How did these attempts turn out? गांधी जी ने स्वयं को इंग्लिश जेंटलमैन दर्शाने के लिए कौन कौन से गुण अपने अंदर धारण किए? इन प्रयासों का परिणाम क्या निकला? How did Gandhi try to compensate his non-vegetarianism in English society? गांधी जी ने अपने मांसाहारी न होने की कमी अंग्रेजी समाज में किस तरह पूरा करने का प्रयास किया? Gandhi could not be a non-vegetarian, still he wanted to become stable for British society. So he decided to inculcate other things in him to be the same. To change his outlook, he got made some English type clothes. They included English suit, chimney pot hat, and gold chain watch. He also managed to style his hair in the correct fashion. He started taking tuitions for learning violin, elocution, and dancing. But later on he realized that if he could maintain a good character, every other thing else was futile. So in the end he gave up all such attempts. गांधी जी मांसाहारी तो बन नहीं सकते थे, किंतु वे इंग्लिश समाज के योग्य भी बनना चाहते थे। अतः उन्होंने ऐसा बनने के लिए और दूसरी बातें स्वयं में डालने का प्रयास किया। अपना स्वरूप बदलने के लिए उन्होंने कुछ अंग्रेजी फैशन के कपड़े खरीदे। इनमें एक इंग्लिश सूट, एक चिमनी पोट हैट और एक सोने की चैन वाली घड़ी शामिल थी। उन्होंने अपने बालों को भी सही फैशन में बनाने का प्रयास किया। उन्होंने वायलिन, वाक कला और नृत्य सीखना भी आरंभ कर दिया, किंतु बाद में उन्हें विचार आया कि यदि वे अपना चरित्र अच्छा रख सके तो शेष सभी चीजें व्यर्थ हैं। अतः अंत में उन्होंने ये सभी प्रयास बंद कर दिए। हाउ डिड गांधी एक्सट्रिकेट हिमसेल्फ फ्रॉम द लेसन? गांधी जी ने स्वयं को इन अभ्यासों से कैसे अलग किया? गांधी ट्राइड हिज हैंड एट डांसिंग, प्लेइंग वायलिन एंड एलोक्यूशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूटर्स, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट एबल टू लर्न एनी ऑफ दीज थिंग्स. He could not learn a single step of dance. He was compelled to sell the violin. He did not find anything necessary in learning elocution. So ultimately, Gandhi decided to give up all these things and become a simple student. गांधी ने प्रशिक्षकों के माध्यम से नृत्य, वायलिन बजाना और वाक कला सीखने का प्रयास किया, किंतु दुर्भाग्य से वे इनमें से कुछ भी नहीं सीख सके। वे नृत्य का एक भी स्टेप नहीं सीख सके। उन्हें वायलिन बेच देने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्हें वाक कला सीखने का महत्व दिखाई नहीं दिया। अतः गांधी जी ने यही निर्णय किया कि वे इन सभी कार्यों को छोड़कर केवल विद्यार्थी बनेंगे। गांधी डिसाइडेड टू टेक लेसन्स इन वेरियस फील्ड्स टू मेक हिमसेल्फ ए परफेक्ट इंग्लिशमैन। व्हाट वर दिस फील्ड्स? गांधी ने स्वयं को एक पूर्ण इंग्लिश व्यक्ति बनाने के लिए कौन कौन से पाठ सीखने का निश्चय किया? वे कौन कौन से क्षेत्र थे? बट henceforth I became a student, traced the course of events and thoughts that led Gandhi to arrive at this. इसके पश्चात मैं बस एक विद्यार्थी बन गया। उन घटनाओं और विचारों को खोजो जिन्होंने गांधी जी को इस निर्णय तक पहुंचने पर बाध्य किया। While in England, Gandhi tried to look like an English gentleman. He found that the clothes he was wearing were not stable for English society. So he purchased English clothes. He also purchased the chimney pot hat. He wasted 10 pounds on getting a fashionable evening suit. He wrote to his brother to send him a double chain of gold for his watch. He wasted 10 minutes every day before the mirror arranging his tie and parting his hair in the correct fashion. He also decided to take lessons in dancing, learning French, learning playing the violin and learning elocution. But very soon he realized that his attempts to look like an English gentleman were futile and he gave up his attempts. Moreover, he thought that if he could keep his character good, that was enough. It was above all fashions and styles. So thenceforward he decided to be only a student and gave up the idea of looking like an English gentleman. इंग्लैंड में रहते हुए गांधी जी ने इंग्लिश जेंटलमैन दिखने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि वे जो कपड़े पहनते हैं वे इंग्लिश समाज के अनुरूप नहीं थे। अतः उन्होंने अंग्रेजी कपड़े खरीद लिए। उन्होंने एक चिमनी पोट हैट भी खरीद लिया। उन्होंने एक संध्याकालीन सूट पर भी 10 पाउंड खर्च किए। उन्होंने अपने भाई को अपनी घड़ी के लिए एक सोने की डबल चैन भेजने को भी कहा। वह रोज सुबह 10 मिनट तो अपनी टाई और बालों को ठीक करने में खर्च कर देते थे। उन्होंने नृत्य, फ्रेंच भाषा, वायलिन बजाना सीखने और वाक कला सीखने का भी निश्चय किया, किंतु शीघ्र ही उन्हें यह ज्ञान हो गया कि एक इंग्लिश व्यक्ति जैसा दिखने के लिए उनके प्रयास व्यर्थ हैं और उन्होंने अपने प्रयास बंद कर दिए। उन्होंने यह भी सोचा कि यदि वे अपना चरित्र ही सही रख सके इतना ही काफ़ी है। ये सभी फैसलों और ढंगों से अधिक महत्वपूर्ण था।
अतः तब से उन्होंने इंग्लिश व्यक्ति जैसा दिखने के सारे प्रयास छोड़कर केवल एक विद्यार्थी बनकर रहने का निश्चय कर लिया। What is the culture of excellence according to डॉक्टर कलाम? डॉक्टर कलाम के अनुसार कल्चर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? According to Dr. Kalam, culture of excellence is a process in which an individual makes himself better. He has to set the standard of his performance himself. He continues to work on his dreams without being afraid of failures or obstacles. When he achieves one goal, he starts his efforts for a better next. Thus he continues to improve his potentials. डॉक्टर कलाम के अनुसार कल्चर ऑफ एक्सीलेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। उसे अपना कार्य का स्तर स्वयं ही निर्धारित करना पड़ता है। वह बिना असफलताओं और बाधाओं से डरे अपना प्रयास जारी रखता है। जब वह एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वह उससे बेहतर लक्ष्य के लिए प्रयास आरंभ कर देता है। इस प्रकार वह अपनी प्रतिभाओं को संवारता चला जाता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम, व्हाट इन्फ्लुएंस डज ए स्टोरी हैव एन आवर माइंड? डॉक्टर कलाम के अनुसार कहानियां हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव छोड़ती हैं? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम, स्टोरीज ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर माइंड. They help us in moving forward in the face of life's complex and social problems. Stories help us land in the world of imagination. In other words, imagination gives us the magical ability to experience what we did not actually experience. A story is a tool of great utility. Attention is the reward that listeners bestow on the storyteller. This makes storytelling a central component of leadership. डॉक्टर कलाम के अनुसार कहानियां हमारे मस्तिष्क को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। वे हमारे जीवन की जटिल और सामाजिक परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। कहानियां हमें कल्पना के संसार में ले जाती हैं। दूसरे शब्दों में, कल्पना हमें यह जादू योग्यता प्रदान करती है कि जो कुछ हमने वास्तव में अनुभव नहीं भी किया है उसका भी अनुभव करा देती है। कहानी एक अत्यधिक लाभदायक यंत्र है और श्रोता जो इन कहानियों पर ध्यान देते हैं वह कहानीकार का पुरस्कार है। यही गुण कहानियों को नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना देता है। डिस्कस द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहानी सुनाने के नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। स्टोरी टेलिंग हैज नेगेटिव साइड टू। इट मेक्स अस इजी प्रे टू conspiracy theories, advertisements and narrative about ourselves which appear to be true but not true in reality. New forms of stories create their own new sets of problems which require yet more solutions. Storytelling may alter the idea and actions of the mankind. Therefore, we should ensure that stories bring us to the core of human experience about collaboration and connection. कहानी सुनाने के नकारात्मक पक्ष भी हैं। इनके माध्यम से हम षड्यंत्रात्मक सिद्धांतों, विज्ञापनों और अपने बारे में वर्णनों के शिकार भी हो सकते हैं जो कि सत्य दिखाई देते हैं किंतु सत्य होते नहीं। नई प्रकार की कहानियाँ नई प्रकार की समस्याएं पैदा करती हैं। जीवन के लिए और अधिक हल तलाशने की आवश्यकता पड़ती है। कहानी सुनाने की प्रक्रिया मानव जाति की क्रियाओं और विचारों में परिवर्तन ला सकता है। अतः हमें सावधान रहना चाहिए कि कहानी ऐसी हो जो हमें मानव अनुभव की गहराई तथा सामंजस्य और संबद्धता की ओर ले जाए। डिस्कस द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय यंग स्टूडेंट्स। उन समस्याओं का वर्णन करो जिनका विद्यार्थी को सामना करना पड़ता है। इन द ओल्डन डेज द सेंस ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन वाज इनकलकेटेड बाय द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द फैमिली एंड द टीचर्स, बट इन द प्रेजेंट डे the parents do not have enough time to look after the children. In addition to this, there is no personal contact between the teacher and the taught because the number of students has grown so large. As a result, the young students have to be left to their own resources, which often creates problems to young students. पुराने समय में आत्मनियंत्रण और अनुशासन की भावना परिवार तथा अध्यापकों के मिले जुले प्रयास से बच्चों में डाली जाती थी, किंतु आज के समय में माता पिता के पास बच्चों का ध्यान रखने के लिए अधिक समय नहीं होता। इसके अतिरिक्त आजकल विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं बन पाता क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। अब विद्यार्थियों को अपने ही साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण विद्यार्थियों के समक्ष प्राय बहुत सी समस्याएं आती रहती हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉस्टरिंग ए गुड वर्क कल्चर? कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने का क्या महत्व है? A good work culture is very important in itself. Work has its own dignity. There is great satisfaction in doing one's own job to the best of one's ability.
Whatever the duties, we should apply ourselves with sincerity and devotion. Such work culture is good in itself. It is also of great advantage for opening new avenues for further advancement. We have to see whether we have done a job well and not indulge ourselves in criticizing anybody else. Instead, we should look to ourselves. The fostering of good work culture proves of great importance. अच्छी कार्य संस्कृति स्वयं में ही बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य की अपनी गरिमा होती है। अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम कार्यक्रम करने में हमें बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। हमें जो भी कर्तव्य मिले, हमें उन्हें पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ निभाना चाहिए। इस प्रकार की कार्य संस्कृति बहुत अच्छी रहती है। यह विकास के नए आयामों को बढ़ाने में भी बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। हमें यह देखना चाहिए कि हमने अपने कार्य ठीक ढंग से किया है या नहीं। हमें दूसरों की निंदा में शामिल नहीं होना चाहिए। इसकी अपेक्षा हमें अपनी ओर देखना चाहिए। अच्छी कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाने का बहुत महत्व होता है। एक्सप्लेन द टर्म सेकुलरिज्म, व्हाई इज इट नेसेसरी। धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या अभिप्राय है, यह क्यों आवश्यक है। सेकुलरिज्म मीन्स द स्टेट इन विच एवरीवन एंजॉय इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज irrespective of caste, creed and the faith. It is an important element in our constitutions. According to the author, the seed of secularism have to be sown at the early stages so that its plant can be carefully nurtured as it grows. धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है एक ऐसा राज्य जहाँ पर बिना जाति, संप्रदाय अथवा आस्था की ओर ध्यान दिए सभी को सम्मान अवसर प्रदान किए जाते हैं। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेखक के अनुसार हमें धर्मनिरपेक्षता के बीज जीवन के आरंभिक अवस्थाओं में ही बो देने चाहिए ताकि इस पौधे को बड़ा होने पर हम उसकी भली भांति देखभाल कर सके। डिस्कस द स्टेटमेंट लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज। इस कथन का विवेचन करें कि देश के प्रति वफादारी अन्य सभी वफादारियों से पहले आती है। लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज। इट इज एन एब्सोल्यूट लॉयल्टीज। It cannot be weighted in terms of what one receives. It makes one feel that the entire country is one and that anyone who promotes or fosters separatism is not our friend. A democratic country is sustained not by the greatness of a few, but by the cooperative effort of many. The country's future will be bright when all individuals as citizens are loyal to the country. देश के प्रति वफादारी अन्य सभी वफादारियों से पहले आती है। यह एक संपूर्ण वफादारी का प्रकार है। हम इसकी तुलना अपनी प्राप्तियों से नहीं कर सकते। यह हमें इस बात का आभास दिलाता है कि हमारा सारा देश एक है और जो कोई भी यहाँ अलगाववाद को बढ़ावा देता है वह हमारा मित्र नहीं है। एक लोकतांत्रिक गणराज्य कुछ लोगों की महानता से नहीं अपितु बहुत सारे लोगों के सहयोग से चलता है। राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होगा यदि यहाँ के नागरिक राष्ट्र के प्रति वफादार रहेंगे। इनुमेरेट द वेरियस थिंग्स दैट नेहरू स्पोक टू द पेजेंट्स। उन बातों का वर्णन करो जो नेहरू इन किसानों से बोला करते थे। नेहरू स्पोक टू द पेजेंट्स अबाउट वेरियस थिंग्स। ही टोल्ड देम अबाउट द ट्रबल्स दैट वर wrapped up in the structure of the foreign government imposed upon them. So he tried to make them think of India as a whole. He also spoke about the struggle of China, Spain, Central Europe, Egypt and the countries of Western Asia. He also told them of the wonderful change in the Soviet Union and the great progress made in America. नेहरू किसानों से विभिन्न चीज़ों के बारे में बात किया करते थे। फिर उन्हें बताते थे कि उनके ऊपर विदेशी सरकार होने के कारण कितनी समस्याएं फैली हुई थी। अतः वह यह प्रयास करते थे कि वह भारत को एक इकाई के रूप में देख सके। वह उन्हें चीन, स्पेन, मध्य यूरोप, मिस्र तथा पश्चिमी एशिया के देशों के संघर्ष के बारे में भी बताया करते थे। वे उन्हें सोवियत संघ में हुए शानदार परिवर्तनों के बारे में तथा अमेरिका द्वारा किए गए विकास के बारे में भी बताया करते थे। What were the problems faced by the peasants all over India? समूचे भारत में किसानों द्वारा कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया जाता है। The peasants were faced by various problems all over India. Their troubles were the same: poverty, debt, vested interest, landlords, moneylenders, heavy rents and taxes, police harassment. All the troubles were caused by the structure of the foreign government imposed upon them. The relief must also come for all. समूचे भारत में किसानों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
उनकी समस्याएं जैसे कि निर्धनता, उधार, ब्याज, साहूकार, महाजन, भारी किराए, कर तथा पुलिस द्वारा पैदा की जाने वाली परेशानियां सर्वत्र समान थी। इन समस्याओं का मुख्य कारण था उनके ऊपर विदेशी सरकार का अधिकार होना। सभी को राहत मिलना आवश्यक थी। हु अकॉर्डिंग टू नेहरू इज भारत माता। नेहरू के अनुसार भारत माता कौन है? अकॉर्डिंग टू नेहरू, भारत माता, मदर इंडिया वाज एसेंशियली द मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। द विक्ट्री ऑफ भारत माता meant the victory of these people. Nehru told the peasants that they were parts of this Bharat Mata and in a manner they themselves were Bharat Mata. This idea of Nehru slowly soaked into their brains and their eyes would light up as if they had made a great discovery. नेहरू के अनुसार वास्तव में भारत में रहने वाले लाखों लोग ही भारत माता हैं। भारत माता की विजय का अर्थ है उन लोगों की विजय। नेहरू किसानों को समझाया करते थे कि वास्तव में वह सभी इसी भारत माता के अंग हैं तथा भारत माता की विजय का अर्थ है उनकी अपनी विजय। यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता था और जब उन्हें बात समझ आ जाती थी तो उनकी आंखों में एक चमक जाग जाती थी, मानो उन्होंने बहुत बड़ी खोज कर ली हो। What is ओतिमा's attitude towards बासु? Are all of Basu's fear real? ओतिमा का बासु के प्रति क्या दृष्टिकोण है? क्या बासु के सभी भय वास्तविक हैं? ओतिमा इज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स बासु। शी रिमेन्स बिजी इन हर हाउसहोल्ड चोर्स। Still she cares for her husband very attentively. She even reads newspaper to him. She takes Basu on the roof with great difficulty. Basu's all fears are not real. His imagination concocts many of them. When he comes to know that electricity will remain switched off that night, his imagination at once make him ill. ओतिमा बासु के प्रति बहुत ईमानदार है। वह अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती है, किंतु फिर भी वह अपने पति की देखभाल बड़े ध्यान से करती है, यहाँ तक कि वह उसके लिए समाचार पत्र भी पढ़ती है। वह बड़ी मुश्किल से बासु को छत पर भी ले जाती है। बासु के सभी भय वास्तविक नहीं है, इनमें से बहुत को उसकी कल्पना स्वयं घड़ लेती है। जब उसे पता चलता है कि उस रात विद्युत प्रचालन बंद रहेगा तो उसकी कल्पना तत्काल उसको बीमार बना देती है। डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द टाइटल पिजन्स एट डेब्रेक। पिजन्स एट डेब्रेक शीर्षक की उपयुक्तता का विवेचन करो। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज हाईली सिंबॉलिक। Pigeons are symbol of message carrying and also of soul's liberation. Daybreak is the symbol of a new day full of hope and success. Basu has spent a troubled night. The title signifies the liberation of Basu's soul and its journey towards a new life. इस कहानी का शीर्षक अत्यधिक प्रतीकात्मक है। कबूतर संदेशवाहकों तथा आत्मा के मोक्ष का प्रतीक है। भोर आशा तथा सफलता से भरे एक नए दिन का प्रतीक है। बासु ने परेशानी भरी रात बिताई है। शीर्षक बासु की आत्मा के मोक्ष प्राप्ति तथा एक नए जीवन की ओर यात्रा को इंगित करता है। एक्सेस द इक्वेशन बिटवीन द ओल्ड कपल। बूढ़े दंपति के मध्यम सामंजस्य का आकलन करो। Basu is 61 and Otima is 56. Basu suffers from asthma and has lost his confidence. Otima is quite active. She takes intensive care of Basu, but Basu does not seem to be so sincere towards her. He snubs her and shows anger on her. So the equations between them is not so perfect. बासु की आयु 61 वर्ष तथा ओतिमा की आयु 56 वर्ष है। बासु दमे से पीड़ित है और अपना आत्मविश्वास खो चुका है। ओतिमा काफी सक्रिय है। वह बासु की गहन देखभाल करती है, किंतु बासु उसके प्रति इतना ईमानदार प्रतीत नहीं होता। वह उसे डांटता है तथा उस पर क्रोध दिखाता है। अतः हम कह सकते हैं कि उन दोनों के मध्य सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं है। Why had Basu and his wife stopped sleeping on the terrace? बासु और उसकी पत्नी ने छत पर सोना बंद क्यों कर दिया है? There were two reasons for which the couple stopped sleeping on the terrace. First was that their neighbors were very quarrelsome. They played the radio on full volume. When Mr. Basu protested against it, they threatened to kill him. Secondly, Basu was old and suffered from asthma. He could not easily climb the steps to the roof, so they stopped sleeping on the terrace. दो कारण हैं जिन कारणों से इस दंपति ने छत पर सोना बंद कर दिया है। पहला कारण यह है कि उनके पड़ोसी बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति के थे। वह पूरी आवाज खोलकर रेडियो बजाते थे। जब श्रीमान बासु ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे जान से मार देने की धमकी दी। दूसरा, बासु बूढ़ा था और दमे से पीड़ित था। वह छत तक जाने वाली सीढ़ियां आराम से नहीं चढ़ पाता था, अतः उन्होंने छत पर सोना बंद कर दिया। हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट टू हिज फोटोग्राफ?
कथावाचक ने अपना फोटोग्राफ देखने के बाद कैसी प्रतिक्रिया दी? द नरेटर वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटेड टू सी द फोटोग्राफ. देयर वॉज नथिंग लाइक हिज फीचर्स इन इट. He threw the photograph towards the photographer and said that this editing was a brutal work. He told the photographer to keep the photograph for himself. He could make whatever changes he liked in it. He returned from there with tears in his eyes. कथावाचक फोटोग्राफ को देखकर बहुत क्रोधित हो गया. फोटो में उसके नैन नक्शे जैसा कुछ भी नहीं था. उसने फोटोग्राफ को फोटोग्राफर की तरफ फेंक दिया और बोला कि उसकी एडिटिंग बहुत ही विनाशकारी थी. उसने फोटोग्राफर को वह फोटोग्राफ अपने पास ही रखने के लिए कहा. वह उसमें जो चाहे परिवर्तन कर सकता था. वह वहां से आंखों में आंसू लिए हुए लौट आया. Why did the narrator break into tears at the end of the story? कहानी के अंत में लेखक की आंख में आंसू क्यों आ गई? The narrator had seen the photograph. He found that none of the features in the photograph resembled his real one. Almost everything was edited. It gave him the impression that his face was not proper for being photographed. This made him very sad and irritated. He left the photograph with the photographer and came out of the studio with tears in his eyes. लेखक ने फोटोग्राफ देख लिया था. उसने पाया कि फोटोग्राफी में जो नैन नक्शा बनाए गए हैं वह उसके वास्तविक नैन नक्शों से जरा भी मेल नहीं खाती. लगभग हर चीज को एडिट कर दिया गया था. इससे उसे ऐसा लगा मानो उसका चेहरा फोटोग्राफ के लायक नहीं था. इस बात ने उसे बहुत उदास और क्रोधित कर दिया. उसने फोटो को फोटोग्राफर के पास ही छोड़ दिया और आंखों में आंसू लिए हुए स्टूडियो से बाहर आ गया. अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द फोटोग्राफर. फोटोग्राफर का चरित्र चित्रण कीजिए. इंट्रोडक्शन. द फोटोग्राफर इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द लेसन. With the photographer, he is shown as a proud, strange and insensitive person. Through his character, the writer presents a humorous and satirical picture of modern society. With the photographer नामक पाठ में फोटोग्राफर एक महत्वपूर्ण पात्र है. उसे एक अभिमानी, विचित्र और असंवेदनशील व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है. उसके चरित्र के माध्यम से लेखक आधुनिक समाज का हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है. Proud and arrogant. The photographer is a very proud and arrogant person. He thinks that he is a great artist and knows everything about beauty. Instead of respecting the narrator, he behaves as if he is a superior. He believes that he can improve the narrator's face, which shows his overconfidence. अभिमानी और घमंडी. फोटोग्राफर बेहद अभिमानी और घमंडी व्यक्ति है. वह खुद को महान कलाकार समझता है और सौंदर्य के बारे में सब कुछ जानता है. कथावाचक का सम्मान करने की बजाय वह ऐसा व्यवहार करता है मानो वह उससे श्रेष्ठ हो. उसका मानना है कि वह कथावाचक के चेहरे को सुधार सकता है जो उसके अति आत्मविश्वास को दर्शाता है. इंसेंसिटिव एंड रूड. He is very insensitive towards the feeling of the narrator. He openly criticizes his face and finds faults in it. He talks about his head, eyes and mouth in a rude manner. His behavior hurts the narrator and makes him uncomfortable. असंवेदनशील और असभ्य है. वह कथावाचक की भावनाओं के प्रति अत्यंत असंवेदनशील है. वह खुलेआम उसके चेहरे की आलोचना करता है और उसमें खामियां निकालता है. वह उसके सिर, आंखों और मुंह के बारे में अभद्र भाषा में बात करता है. उसका व्यवहार कथावाचक को आहत करता है और उसे असहज महसूस कराता है. लवर ऑफ आर्टिफिशियल ब्यूटी. The photographer does not believe in natural beauty. He wants everything to look perfect and artificial. Instead of taking a real photograph, he tries to change the narrator's face according to his own ideas. In the end, the photograph does not look like the narrator at all. कृत्रिम सौंदर्य का प्रेमी. फोटोग्राफर प्राकृतिक सुंदरता में विश्वास नहीं करता. वह हर चीज को परिपूर्ण और कृत्रिम दिखाना चाहता है. असली तस्वीर खींचने की बजाय वह कथावाचक के चेहरे को अपने विचारों के अनुसार बदलने की कोशिश करता है. अंत में तस्वीर में कथावाचक का चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखता. Stubborn and self-centered. He is very stubborn and does not listen to the narrator. He keeps giving strange instruction and ignores what the narrator says. He believes that only his method is correct. This shows that he is self-centered and unreasonable. जिद्दी और स्वार्थी. वह बेहद जिद्दी है और कथावाचक की बात नहीं सुनता. वह लगातार अजीबोगरीब निर्देश देता रहता है और कथावाचक की बातों को अनसुना कर देता है. उसका मानना है कि केवल उसका तरीका ही सही है. इससे पता चलता है कि वह स्वार्थी और तर्कहीन है. कॉमिक एंड फनी कैरेक्टर. द फोटोग्राफर इज आल्सो ए कॉमिक कैरेक्टर.
His strange behavior and unusual instructions create humor in the story. The way he keeps finding faults and changing things is funny for the readers. हास्यप्रद और मनोरंजक चरित्र। फोटोग्राफर भी एक हास्यप्रद पात्र है। उसका अजीब व्यवहार और अटपटे निर्देश कहानी में हास्य पैदा करते हैं। जिस तरह से वह लगातार कमियां निकालता है और चीजों को बदलता रहता है, वह पाठकों को खूब हंसाता है। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। द फोटोग्राफर डज नॉट डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली। ए गुड फोटोग्राफर शुड कैप्चर द रियल इमेज ऑफ ए पर्सन, बट ही चेंजेस द नरेटर्स आइडेंटिटी कंप्लीटली. This shows that he is not a sincere and responsible professional. प्रोफेशनलिज्म का अभाव। फोटोग्राफर अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाता। एक अच्छी फोटोग्राफर को व्यक्ति की वास्तविक छवि कैद करनी चाहिए, लेकिन वह कथावाचक की पहचान को पूरी तरह बदल देता है। इसी पता चलता है कि वह एक ईमानदार और जिम्मेदार पेशेवर नहीं है। सिंबल ऑफ फॉल्स ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। द फोटोग्राफर रिप्रेजेंट्स मॉडर्न सोसाइटी. ही बिलीव्स इन आर्टिफिशियल ब्यूटी एंड परफेक्शन. थ्रू हिज कैरेक्टर द राइटर शोज दैट पीपल आर लूजिंग देयर ओरिजिनलिटी एंड रनिंग आफ्टर फॉल्स स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी. झूठे सौंदर्य मानकों का प्रतीक। फोटोग्राफर आधुनिक समाज का प्रतिनिधित्व करता है। वह कृत्रिम सुंदरता और पूर्णता में विश्वास रखता है। उसके चरित्र के माध्यम से लेखक यह दर्शाता है कि लोग अपनी मौलिकता खो रहे हैं और सौंदर्य के झूठे मानकों के पीछे भाग रहे हैं। कंक्लूजन। In conclusions, the photographer is a proud, rude, stubborn, and artificial-minded person. He does not respect natural beauty and changes the narrator's real identity. Through this character, the writer gives a message that we should accept ourselves as we are and not depend on artificial perfection. निष्कर्ष। अंत में फोटोग्राफर एक अभिमानी, असभ्य, जिद्दी और बनावटी मानसिकता वाला व्यक्ति है। वह प्राकृतिक सुंदरता का सम्मान नहीं करता और कथावाचक की वास्तविक पहचान को बदल देता है। इस पात्र के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें स्वयं को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे हम हैं और बनावटी पूर्णता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कमेंट ऑन द टाइटल द जर्नी। द जर्नी शीर्षक पर टिप्पणी कीजिए। डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द टाइटल द जर्नी। कहानी के शीर्षक की उपयुक्तता की व्याख्या करो। द जर्नी इज ए स्टोरी ऑफ ए रियल जर्नी ऑफ ए ट्राइबल गर्ल, तिनुला. शी हैज कम फ्रॉम हर स्कूल टू हर होम फॉर सम डेज. Now her vacations are over. She is going back to her school. The story presents the difficulties of the journey on the rough and tough terrain. So the title of the story is most stable. The journey एक आदिवासी लड़की तिनुला की यात्रा की वास्तविक कहानी है। वह अपने विद्यालय से कुछ दिनों के लिए अपने घर आई है। अब उसकी छुट्टियां समाप्त हो गई है। वह अपने विद्यालय वापस जा रही है। इस कहानी में उसकी यात्रा की ऊबड़ खाबड़ और कठिन मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है, अतः कहानी का शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। असेस द ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। कहानी में जिस तरह भाई बहन के संबंध को दर्शाया गया है उसका आकलन करो। द गर्ल इन द स्टोरी इज टू स्मॉल टू बी इंडिपेंडेंट, but her brother is very caring towards her. He considers it as his duty to bring and take back his sister from and to school. He helps her cross the river. The journey is too difficult, but he does not show any sign of fatigue. He leaves her at the school gate at midnight and comes back without showing any tension. So the bond between them both is great. कहानी में वर्णित लड़की इतनी छोटी है कि वह स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकती, किंतु उसका भाई उसका बहुत ध्यान रखता है। वह अपनी बहन को विद्यालय से लाना और वापस छोड़कर आना अपना कर्तव्य समझता है। वह नदी पार करने में उसकी सहायता करता है। उनकी यात्रा अत्यधिक कठिन है, किंतु उसके चेहरे पर थकान का कोई निशान दिखाई नहीं देता। वह आधी रात्रि में भी उसे विद्यालय के गेट पर छोड़ता है तथा बिना किसी प्रकार का तनाव प्रदर्शित किए वापस लौट पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। हु इज विनी? What does Winnie say to Tinula about her boyfriend? विनी कौन है और विनी तिनुला से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में क्या कहती है? विनी is a girl. She reads with Tinula. Tinula considered her close friend, but Winnie hurts her very pathetically. She tells Tinula that her boyfriend has discarded her and made a new girlfriend. विन्नी एक लड़की थी। वह तिनुला के साथ ही पढ़ती थी। तिनुला उसे अपनी घनिष्ठ सहेली समझती थी, किंतु विन्नी ही उसे बहुत बुरी तरह पीड़ित करती है। वह तिनुला को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़कर किसी और लड़की को अपना मित्र बना लिया है। डिस्क्राइब द काइंड ऑफ लाइफ माजी यूज्ड टू लाइन इन रावलपिंडी। माजी रावलपिंडी में किस तरह का जीवन व्यतीत करती थी, इसका वर्णन कीजिए। बिफोर पार्टीशन, विच प्लेस वाज द होल वर्ल्ड फॉर माजी? डिस्कस।
विभाजन से पहले कौन सा स्थान माजी के लिए उनका संपूर्ण संसार था? बिफोर पार्टीशन रावलपिंडी द प्लेस वेयर शी लिव्ड वाज द होल वर्ल्ड फॉर माजी. They lived there like family members in good neighborhood. All neighbors respected her. Adults called her Bhanji and the younger ones called her Maji or Chachi out of respect. She was not bothered even when the news of impending partition came. She thought that it was not going to make any difference to their neighborly love. विभाजन से पहले रावलपिंडी जहां वह रहती थी वहीं स्थान माजी के लिए उनका संपूर्ण संसार था. वह वहां पड़ोसियों के साथ परिवार के सदस्यों की तरह रहा करती थी. सभी पड़ोसी उसका आदर करते थे. बड़ी आयु वालों से बहन जी और छोटी आयु वालों से आदर से माँ जी अथवा चाची जी कहकर पुकारते थे. जब विभाजन का समाचार आया तब भी उसे लैस मात्र की चिंता नहीं हुई थी. उन्हें लगता था कि इससे उनके पड़ोस प्रेम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. हाउ डिड द टू वुमेन अराइव इन बॉम्बे? दोनों महिलाएं मुंबई कैसे पहुंची? द राइटर्स फ्रेंड्स मदर वॉज फ्रॉम रावलपिंडी पाकिस्तान. Finding herself unsafe there, she travelled to Amritsar. Therefrom she was brought to Delhi in a military truck. From Delhi she was finally flown to Bombay. The writer's mother was from Panipat. She was brought and kept in Delhi for a few days. She was taken to Bombay in a plane because travelling by train was still dangerous. लेखक के मित्र की माता रावलपिंडी पाकिस्तान से संबंध रखती थी. स्वयं को वहां असुरक्षित पाकर वह अमृतसर चली गई. वहां से उसे एक मिलिट्री ट्रक में दिल्ली लाया गया. दिल्ली से उन्हें वायुयान द्वारा मुंबई ले जाया गया. उन्हें वायुयान से मुंबई इसलिए ले जाया गया क्योंकि रेल से यात्रा करना अभी भी खतरनाक था. When was the faith of Maji shattered? माजी का विश्वास कब चकनाचूर हुआ? One day Maji saw the murder of a Tangiwala in front of her house. A group of Muslims brutally killed the Tangiwala only because he was Hindu. That day, her belief in the cordial relations between Hindus and Muslims shattered completely. एक दिन माजी ने अपने घर के सामने एक तांगे वाले की हत्या होते हुए देखी. मुसलमानों के एक समूह ने उस तांगे वाले को हिंसक रूप से केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वह एक हिंदू था. उस दिन हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य संबंधों पर से उनका विश्वास पूरी तरह से टूट गया. द रिफ्यूजी टेल्स दैट मैन एंड वुमेन आर कैपेबल ऑफ बिहेविंग बोथ एज अनकाउट एनिमल्स एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स डिस्कस. द रिफ्यूजी नामक कहानी हमें यह बताती है कि स्त्री पुरुष हिंसक पशुओं के तथा सामान्य मानव के दोनों रूपों में व्यवहार कर सकते हैं. व्याख्या करो. मैन इज बेसिकली ए सोशल एनिमल. गॉड एंड बीस्ट बोथ रिसाइड्स इन हिम. At times he behaves like God and in some other situation he becomes fierce like a beast. The story The Refugee brings out this fact most vividly. आधारभूत रूप से मनुष्य एक सामाजिक पशु है. उसके अंदर भगवान और हिंसक पशु दोनों वास करते हैं. किसी समय वह भगवान की भांति व्यवहार करता है तो अन्य समय वह किसी हिंसक पशु की भांति भयानक भी बन जाता है. द रिफ्यूजी नामक कहानी इस तथ्य को बड़ी विविधता के साथ प्रस्तुत करती है. द सिख वुमेन मेंशन्ड इन द स्टोरी लिव्ड ए पीसफुल लाइफ इन रावलपिंडी. दे हैड ए बिग हाउस देयर. देयर वर शॉप्स बिलो देयर हाउस. These shops were rented a Muslim shopkeepers. She had earned good respect there. The aged ladies called her Behanji, whereas the younger ones addresses her as Chachi ji or Maji. She had never thought of them as Muslims. All of them lived like a family. Even when trouble started in East Punjab of Pakistan and Muslim refugees started fleeing, she helped them with food and clothes. They received the news of impending partition of Hindustan and Pakistan, but they did not bother. They thought that nothing was going to change for them. कहानी में वर्णित सिख महिला रावलपिंडी में बहुत शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी. वहाँ उनका एक बड़ा सा घर था. उनके घर के नीचे दुकानें थी. यह दुकानें उन्होंने मुसलमानों को किराए पर दे रखी थी. उसे वहाँ बहुत आदर प्राप्त था. बड़ी आयु की महिलाएं उसे बहन जी और छोटी आयु के लोग उसे चाची जी अथवा माँ जी कहकर पुकारते थे. उसने उन्हें कभी मुसलमानों के रूप में सोचा ही नहीं था. वह सभी परिवार के सदस्यों की भांति रहते थे. यहाँ तक कि जब पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब में गड़बड़ शुरू हुई तथा मुसलमान शरणार्थियों ने भागना शुरू किया, तब भी उसे उन्होंने भोजन तथा कपड़े देकर उनकी सहायता की. जब उन्हें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन का समाचार मिला, तब भी उन्होंने इसकी परवाह नहीं की. उनके विचार में उनके लिए कोई परिवर्तन होने वाला नहीं था. बट वन डे मुस्लिम रिफ्यूजी killed a Hindu Tangiwala just in front of her house. This shattered all her faith and love for Muslims. She became so afraid that she came to Amritsar from there.
Here from she was shifted to a refugee camp in Delhi. Then they were taken to Bombay by plane. The train journey was dangerous. Here Hindus were killing Muslims. Her son worked in Bombay. She had to pass all her remaining life in a one-room house with her son. Thus the story shows that man and woman are capable of behaving both as uncouth animals and normal human beings. किंतु एक दिन मुसलमान शरणार्थियों ने उनके घर के ठीक सामने एक हिंदू तांगे वाले की हत्या कर दी। इससे मुसलमानों के प्रति उनका विश्वास और प्रेम विखंडित हो गया। वह इतना भयभीत हो गई कि वह वहां से अमृतसर चली गई। यहाँ से उसे दिल्ली के एक शरणार्थी कैंप में ले जाया गया। इसके बाद उन्हें वायुयान से मुंबई ले जाया गया। रेल यात्रा खतरनाक हो सकती थी। यहाँ पर हिंदू लोग मुसलमानों को मार रहे थे। उसका बेटा मुंबई में काम करता था। उसे अपना समस्त शेष जीवन एक छोटे से कमरे में अपने बेटे के साथ बिताना पड़ा। इस प्रकार यह कहानी स्पष्ट दर्शाती है कि स्त्री और पुरुष हिंसक पशुओं के रूप में तथा सामान्य मानव के रूप में दोनों तरह से व्यवहार कर सकते हैं। Where did the peasant plan to buy a bullock from? How much money did the peasant have to buy a bullock? किसान बैल कहाँ से खरीदने की योजना बना रहा था और किसान को बैल खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए थे? The peasant was very hardworking and wise, but he was poor. He wanted to develop his farming, so he needed bullock, but he could not buy a pair. He decided to buy one bullock only. So he worked very hard throughout the previous year. Thus he was able to save 50 rupees. With this money he wanted to purchase a bullock. वह किसान बहुत ही परिश्रमी और बुद्धिमान था, किंतु वह निर्धन था। वह अपनी खेती को विकसित करना चाहता था, अतः उसे बैल की आवश्यकता थी, किंतु वह बैलों का जोड़ा नहीं खरीद सकता था। उसने केवल एक बैल खरीदने का निश्चय किया, अतः वह गत वर्ष कठोर परिश्रम करता रहा। इस प्रकार वह 50 रुपये बचाने में सफल हुआ। इन्हीं पैसों से वह एक बैल खरीदना चाहता था। What strategy did the peasant in the guise of a hakim use to send the sons away? हकीम के रूप में जाकर किसान ने बेटों को बाहर भेजने के लिए क्या योजना क्रियान्वित की? The peasant in the guise of a woman had given good thrashing to the thug. Next day he reached there in the guise of a hakim. The thug wanted some balm and bandage for his wounds. He told the 4 sons that he needed 4 kinds of herbs to treat their father. These herbs were available one each in one direction, namely east, west, north, south. The sons wanted their father get well soon. They ran hurriedly in one each in 4 directions. The peasant found the thug alone and thrashed him again. महिला के रूप में जाकर किसान ने ठग की बहुत जमकर धुनाई की थी। अगले दिन वह वहां हकीम का भेष बनाकर पहुंच गया। ठग अपने घाव के लिए मलहम और पट्टियां चाहता था। किसान ने ठग के बेटों से कहा कि उसे उनके पिता का उपचार करने के लिए 4 प्रकार की दवाओं की आवश्यकता है। यह जड़ियां उन्हें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों अलग अलग दिशाओं से ही प्राप्त हो सकती है। पुत्र अपने पिता को शीघ्र ठीक करना चाहते थे। वह सभी एक एक दिशा की तरफ निकल गई। किसान को ठग पुनः अकेला मिल गया और उसने उसकी फिर से पिटाई कर दी। हाउ वॉज द पुअर पेजेंट ट्रीटेड बाय द ठग्स? ठगों ने निर्धन किसान को कैसे धोखा दिया? The thug and his sons had made a plan to cheat the peasant of his bullock. The thug himself acted as a mediator. He sat on side as if he was not a part of the scene. He posed himself as arbitrator. He wanted to lessen the price of the bullock to the bare minimum. So firstly he showed as if he was not at all interested in arbitrating. ठग तथा उसके पुत्रों ने किसान को धोखा देकर उसका बैल लेने की योजना बनाई। ठग स्वयं मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। वह इस प्रकार एक ओर बैठ गया जैसे वह इस दृश्य में शामिल ही नहीं था। वह स्वयं को न्यायमूर्ति के रूप में दर्शा रहा था। वह बैल की कीमत कम से कम कराना चाहता था, अतः आरंभ में उसने ऐसा ही प्रदर्शन किया जैसे वह इस फैसले में शामिल ही नहीं था। How did people react when the punchlight could not be lighted? जब पंचलाइट को जलाया नहीं जा सका तो लोगों ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया की? पंचलाइट had come but nobody in the Mahto Toli knew how to light it. As soon as this realization came, everybody became sad. They thought that it would be a great insult for the Toli if other Tolis came to know this fact. The punchlight was standing in between and all of them were sitting around it in a pensive mood. They could not take risk of lighting it till the real method was not clear. पंचलाइट तो आ गई थी किंतु पूरी तरह महतो टोली में किसी को भी उसे जलाना नहीं आता था। जैसे ही लोगों को इस बात का आभास हुआ, चारों ओर उदासी फैल गई। वह सोचने लगी कि यदि अन्य टोलियों को इस बारे में पता चला
तो उनका बहुत अपमान होगा। पंचलाइट बीच में रखी हुई थी तथा लोग उसके चारों ओर उदास बैठे थे। वह उसको जलाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे क्योंकि उन्हें वास्तविक तरीका पता नहीं था। Why was there a mood of celebration in the महतो टोली? महतो टोली में उत्सव का माहौल क्यों था? There were several टोलीज in the village. Almost all of them had their own punchlights. महतो टोली did not have it. Ultimately, one day, with the collected money, they brought a punchlight from a fair. As soon as the punchlight reached the toli, there was the atmosphere of celebration. All of the toli members left their work and reached the panchayat. There were cries of happiness all around. They also prepared for the ritual inauguration of the punchlight. गांव में बहुत सारी टोलियां थी। उनमें से लगभग सभी के पास अपनी अपनी पंचलाइट थी, किंतु महतो टोली के पास वह नहीं थी। अंततः एक दिन जमा किए हुए पैसों की सहायता से वह भी एक मेले से पंचलाइट ले आई। जैसे ही पंचलाइट टोली में पहुंची, वहां का वातावरण उत्सव में बदल गया। टोली के सभी सदस्य अपने अपने कामकाज छोड़कर पंचायत में पहुंच गए। चारों ओर खुशी की किलकारियां गूंज रही थी। उन्होंने पंचलाइट का रीति रिवाज के साथ उद्घाटन की व्यवस्था की थी। हाउ डिड द पंचलाइट प्रूव टू बी बोन फॉर गोदन? पंचलाइट गोदन के लिए किस प्रकार एक वरदान सिद्ध हुई? गोदन was a young boy. He had come from another village. He was living here for quite a long time. He had never given even a single paisa to the panchayat. He was romantic by nature. When he came across Munri, he used to sing romantic film songs. Munri's mother Gulri complained about this in the panchayat. The panchayat fined Godan 10 rupees, but he did not pay the amount. So he was ostracized from the panchayat. He was not allowed to talk to anyone from the toli or mingle socially with them. He could not even smoke from their hookah. गोदन एक जवान लड़का था। वह किसी अन्य गांव से आया था। वह यहाँ काफी लंबी समय से रह रहा था। उसने पंचायत को कभी भी एक पैसा भी नहीं दिया था। वह स्वभाव से रोमांटिक था। जब कभी वह मुनरी के सामने आता तो फिल्मों के रोमांटिक गीत गाया करता था। मुनरी की माँ गुलरी ने इस बात की शिकायत पंचायत में कर दी। गोदन पर 10 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया, किंतु उसने यह पैसा नहीं जमा करवाया। अतः उसे पंचायत से बहिष्कृत कर दिया गया। उसे टोली में किसी के साथ सामाजिक रूप से घुलने मिलने की अनुमति नहीं थी। वह उनके हुक्के को भी साझा नहीं कर सकता था। When the punchlight was brought in the toli, it proved a rare boon for him. By chance, no one from the toli knew how to light the punchlight. Godan knew it. Munri also knew that Godan can light the punchlight. She, with the help of her friend Kaneli, told the panchayat that Godan could light the punchlight. It was the question of the owner of the toli, so the members of the panchayat were forced to send for Godan. It was time for Godan. He refused to come. जब पंचायत में पंचलाइट आई तो यह गोदन के लिए एक वरदान बन गई। समय की बात है कि पूरी टोली में से कोई भी पंचलाइट को जलाना नहीं जानता था। गोदन को वह जलानी आती थी। मुनरी को भी यह बात पता थी कि गोदन पंचलाइट जला सकता है। उसने अपनी सहेली कनेली की सहायता से पंचायत तक यह बात पहुंचा दी कि गोदन को पंचलाइट जलानी आती है। यह टोली के सम्मान की बात थी, अतः बाध्य होकर पंचायत के सदस्यों को गोदन को बुलाना पड़ा। अब समय गोदन का था। उसने आने से इनकार कर दिया। At this, Munri's mother Gulri, who herself had complained against Godan, went to call him. She requested him to come to the panchayat and light the punchlight. She also invited him for the dinner that night. Godan did not want to lose the golden opportunity. He came there and lit the punchlight. He also had dinner with the toli members. This also gave him a chance to exchange eyes with Munri. Thus the punchlight proved to be a boon for Godan in disguise. इस पर मुनरी की माँ गुलरी, जिसने स्वयं गोदन की शिकायत पंचायत में की थी, गोदन को बुलाने के लिए गई। उसने गोदन से पंचायत में आने और पंचलाइट जलाने की प्रार्थना की। उसने उसे रात्रि भोज के लिए भी आमंत्रित किया। गोदन यह सुनहरा अवसर छोड़ना नहीं चाहता था। वह आया और उसने पंचलाइट जला दी। उसने टोली के सदस्यों के साथ रात्रि भोज भी किया। इससे उसे मुनरी के साथ आंखें मिलाने का भी अवसर मिल गया। इस प्रकार पंचलाइट परोक्ष रूप से गोदन के लिए एक वरदान सिद्ध हुई। Give a detailed description of the excitement generated by the arrival of the पंचलाइट in महतो टोली। महतो टोली में पंचलाइट के आगमन से उत्पन्न उत्साह का विस्तृत वर्णन कीजिए। The arrival of the पंचलाइट in Phanishwar Nath Renu's story is not just the arrival of a physical object, but a moment of immense communal pride and social status for the Mahto Toli.
फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी में पंचलाइट का आगमन केवल एक भौतिक वस्तु का आगमन नहीं है, बल्कि महतो टोली के लिए अपार सांप्रदायिक गौरव और सामाजिक प्रतिष्ठा का क्षण है। A symbol of self-respect and status. For a long time, the Mahto Toli felt inferior because they did not own their own punchlight, while other communities did. They painstakingly collected money through fines and penalties for 15 months to buy it. When it finally arrived from the village fair, it was seen as a victory for the entire community. It was a symbol of their honor in front of rival groups like the Rajput Toli. आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक। लंबे समय तक महतो टोली समुदाय को हीन भावना का अनुभव होता रहा, क्योंकि अन्य समुदायों के पास पंचलाइट होने के बावजूद उनके पास अपनी पंचलाइट नहीं थी। उन्होंने 15 महीने तक जुर्माना और दंड के रूप में धन इकट्ठा करके पंचलाइट खरीदी। जब अंततः गांव के मेले से पंचलाइट आई तो इसे पूरे समुदाय के लिए एक जीत के रूप में देखा गया। यह राजपूत टोले जैसे प्रतिद्वंदी समूहों के सामने उनकी इज्जत का प्रतीक है। The festive atmosphere. The arrival turned the village into a place of celebration. The excitement was visible across all age groups. The elders and leaders, the chief and duan felt a sense of achievement. They walked with their heads held high, carrying the lamp as if it were a royal trophy. The children, small children in the toli, were jumping with joy and shouting in excitement, hovering around the lamp to get a closer look. The women, Gulri Kaki and other women began preparing for a religious ceremony. It was decided that the lamp would not be lit without a proper prayer. उत्साहपूर्ण वातावरण। पंचलाइट के आगमन से पूरा गांव उत्सव के माहौल में बदल गया। सभी आयु वर्ग के लोगों में उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वरिष्ठ जन और नेता, मुखिया और दीवान को उपलब्धि का एहसास हुआ। वे सिर ऊंचा करके पंचलाइट को ऐसे धारण करके वे चल रहे थे मानो वह कोई शाही ट्रॉफी हो। बच्चे, टोली में छोटे बच्चे खुशी से उछल रहे थे और उत्साह से चिल्ला रहे थे। पंचलाइट को करीब से देखने के लिए उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। महिलाएं, गुलरी काकी और अन्य महिलाओं ने एक धार्मिक समारोह की तैयारी शुरू कर दी। यह तय किया गया कि उचित पूजा के बिना पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा। प्रिपरेशन फॉर भजन एंड कीर्तन। टू मेक द ऑस्पिशियस ओकेशन, द कीर्तन मंडली वाज स्पॉन्ड। दे अराइव्ड विद देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक cymbals and drums, ready to sing hymns as soon as the sacred light was lit. The atmosphere was filled with the anticipation of a grand festival. भजन और कीर्तन की तैयारी। इस शुभ अवसर को मनाने के लिए कीर्तन मंडली को बुलाया गया। वे अपने वाद्य यंत्रों जैसे झांझ और ढोल के साथ पहुंचे और पवित्र पंचलाइट प्रज्वलित होते ही भजन गाने के लिए तैयार थे। वातावरण एक भव्य उत्सव की प्रत्याशा से भरा हुआ था। The collective pride. There was a feeling of unity. Every member of the Mahto Toli felt that they no longer had to depend on other tolis for light. The Sardar even gave strict instruction on how to handle the lamp carefully, treating it like a precious guest. सामूहिक गौरव, वह एकता का भाव था। महतो टोली के प्रत्येक सदस्य को यह महसूस हो रहा था कि अब उन्हें प्रकाश के लिए अन्य टोलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरदार ने पंचलाइट को सावधानी पूर्वक संभालने के सख्त निर्देश भी दिए थे, मानो उसे किसी अनमोल अतिथि की तरह संभालना हो। द ड्रामेटिक शिफ्ट। द एक्साइटमेंट reached its peak but suddenly turned into a moment of silence and shame. When they realized that nobody in the Mahto Toli knew how to light it, this created a huge tension because asking for help for a rival Toli would mean losing their newly found pride. This contrast between the initial joy and the sudden silence highlights how much the punchlight meant to their social standing. नाटकीय बदलाव। उत्साह चरम पर पहुंच गया, लेकिन अचानक सन्नाटे और शर्मिंदगी के क्षण में बदल गया जब उन्हें एहसास हुआ कि महतो टोली में किसी को भी इसे जलाना नहीं आता। इससे भारी तनाव पैदा हो गया, क्योंकि प्रतिद्वंदी टोली से मदद मांगने का मतलब था अपनी नई नई मिली प्रतिष्ठा को खोना। शुरुआती खुशी और अचानक छाए सन्नाटे के बीच का यह विरोधाभास इस बात को उजागर करता है कि पंचलाइट उनके सामाजिक रुतबे के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। Conclusion. In conclusion, the arrival of the punchlight was a transformative event for the Mahto Toli. It brought the community together, filled them with a sense of dignity, and turned an ordinary evening into a grand celebration of light and music. निष्कर्ष। अंत में पंचलाइट का आगमन महतो टोली के लिए एक परिवर्तनकारी घटना थी। इसने समुदाय को एकजुट किया, उन्हें सम्मान की भावना से भर दिया
और एक साधारण शाम को प्रकाश और संगीत के भव्य उत्सव में बदल दिया। हाउ डज गंगू कन्विंस द नरेटर दैट इट इज नॉट रॉन्ग टू मैरी गोमती इज द नरेटर कन्विंस्ड। गंगू कथावाचक को यह बात किस प्रकार समझाता है कि गोमती से विवाह करना कोई गलत नहीं है। क्या कथावाचक उसकी बात मान लेता है? गंगू सेज दैट गोमती वाज नॉट रॉन्ग। इट वाज सैड दैट शी हैड लेफ्ट हर 3 husbands, but the reality was that they had thrown her out of their houses. Gangu said that those men wanted that Gomti should be their heart and soul. They loved her body only. Gangu pointed out the fact that a woman wants the love of her husband more than anything else, but the narrator was not convinced by Gangu's opinion. गंगू कहता है कि गोमती गलत नहीं है। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह 3 पतियों को छोड़ चुकी है, किंतु वास्तविकता यह थी कि उसे उन्होंने घर से निकाल दिया था। गंगू ने कहा कि वह पुरुष यह चाहते थे कि गोमती अपना सब कुछ उन्हें दे दे, वह केवल उसके शरीर से प्रेम करते थे। गंगू इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि एक स्त्री को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक अपने पति से प्रेम की इच्छा होती है, किंतु कथावाचक गंगू के विचारों से सहमत नहीं था। What is the role of the child in the story? कहानी में बच्चे की क्या भूमिका है? The child is mentioned in the end of the story only, but it plays a very important role. If the child was not there, the story writer could not have reached up to the theme that he wanted to stipulate. Gomti gives birth to this child somewhere in Lucknow. Gangu clearly knows that this is not his child. It is the child of one of Gomti's earlier husbands or lover. In spite of that, Gangu adopts the child. He wants to prove that he did not believe in the age-old traditions and conventions. When the narrator understands the motive of Gangu, he also becomes emotional. He takes the child into his hands and hugs him lovingly. Thus, the child plays a very important role in the story. कहानी में बच्चे का जिक्र बिल्कुल अंत में आता है, किंतु वह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि बच्चा ना होता तो कहानीकार कहानी के थीम तक नहीं पहुंच सकता था। गोमती लखनऊ में किसी जगह एक बच्चे को जन्म देती है। गंगू भली भांति जानता है कि यह बच्चा उसका नहीं है, यह गोमती के पुराने किसी पति अथवा प्रेमी का बच्चा है। इसके बावजूद भी गंगू उस बच्चे को अपना लेता है। वह सिद्ध करना चाहता है कि वह युगों से पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों पर विश्वास नहीं करता। जब कथावाचक को गंगू का उद्देश्य समझ आता है तो वह भावुक हो जाता है। वह बच्चे को अपनी बाहों में लेकर गले लगा लेता है। इस प्रकार बच्चा कहानी में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। What is the middle class morality that the narrator seems to represent here? वह कौन सी मध्यम वर्गीय धारणा है जिसे कहानीकार यहाँ प्रस्तुत करना चाहता है? In this story, the narrator represents the middle class mentality and morality. He has a false concept of man's goodness, purity and morality. According to him, Gomti is a woman of loose character because she had left husbands. He believes in the rules and traditions established by the people of middle class. Gangu, on the other hand, is an illiterate person. He thinks that man is not born evil. The society and circumstances make him so. He thinks that women need husbands' love more than anything else. Gomti left her 3 husbands probably because they loved her body only. In the end of the story, Gangu adopts Gomti's illegal child also. Thus, there is a great difference of ideology between Gangu and the narrator. इस कहानी में कथावाचक मध्यम वर्गीय मानसिकता और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। उसके मस्तिष्क में अच्छाई, पवित्रता और नैतिकता की झूठी धारणा बैठी हुई है। उसके अनुसार गोमती एक बुरे चरित्र वाली महिला है जो अपने पतियों को छोड़ चुकी है। वह मध्यमवर्गीय लोगों के द्वारा स्थापित परंपराओं में तथा नियमों में विश्वास रखता है। दूसरी ओर गंगू एक अनपढ़ व्यक्ति है। वह मानता है कि कोई भी व्यक्ति बुरा पैदा नहीं होता, समाज और अवस्थाएं उसको ऐसा बना देती है। वह समझता है कि एक स्त्री को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक अपने पति का प्रेम प्रिय होता है। गोमती ने अपने 3 पतियों को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह केवल उसके शरीर से प्रेम करते थे। कहानी के अंत में गंगू गोमती के अवैध बच्चे को भी अपना लेता है। इस प्रकार गंगू और कथावाचक के विचारों में महान अंतर है। डिस्क्राइब गंगूज मैरिड लाइफ एंड हिज रिएक्शन ऑन हिज वाइफ्स रनिंग अवे एज पुट फोर्थ इन द स्टोरी द चाइल्ड। द चाइल्ड कहानी में दर्शाए गए गंगू के वैवाहिक जीवन और पत्नी के भाग जाने पर उसकी प्रतिक्रिया का वर्णन कीजिए। Gangu is a Brahmin. He is a poor person. He worked in the household of the narrator. He decides to marry Gomti. The narrator warns him that Gomti was not a good lady. She was not at all a good match for a good person like him. But in spite of all protest from his master, he marries Gomti. He starts leading good and peaceful married life with Gomti.
He sells snacks and earns 8 or 10 annas every day. When the narrator meets him in the market, he finds Gangu fully satisfied and happy. His face shows a particular type of peace that comes from the calmness of the soul. It showed that his life with Gomti was going on well. गंगू एक ब्राह्मण व्यक्ति है। वह एक निर्धन व्यक्ति है। वह कथावाचक के घर में काम करता था। उसने गोमती से विवाह करने का निश्चय किया। कथावाचक उसे चेतावनी देता है कि गोमती अच्छी महिला नहीं है। वह उस अच्छे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी, किंतु अपने मालिक के सभी प्रतिरोधों के बाद भी गंगू ने गोमती से विवाह कर लिया। उसने गोमती के साथ अच्छा और शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन जीना आरंभ कर दिया। वह नाश्ते का सामान बेचता है तथा प्रतिदिन 8 या 10 आने कमा लेता है। जब कथावाचक गंगू को बाजार में मिलता है तो वह उसे पूरी तरह से संतुष्ट और प्रसन्न पाता है। उसके चेहरे पर एक असीम शांति है जो कि केवल आत्मा की शांति से विकसित हो सकती है। इसे सिद्ध होता था कि गोमती के साथ उसका जीवन अच्छा चल रहा था। बट वन डे ही फाइंड्स दैट गोमती हैज लेफ्ट हिम टू. He becomes sad, but still he loves Gomti. He thinks that she must have left him under certain circumstances. He decides to find her out and bring home. He was confident that Gomti could not cheat him. Ultimately, he finds her in a maternity hospital in Lucknow. She had given birth to a son. He happily adopts the son and brings them both to his home with no regrets. किंतु एक दिन उसे पता चल जाता है कि गोमती उसे भी छोड़कर चली गई है। वह उदास हो गया, किंतु वह गोमती से अभी भी प्रेम करता था। वह समझता है कि गोमती उसे किसी विशेष कारणों के कारण छोड़कर गई होगी। वह उसे ढूंढने तथा घर लाने का निश्चय कर लेता है। उसे विश्वास था कि गोमती उसे धोखा नहीं दे सकती। अंत में वह उसे लखनऊ के एक प्रसूति गृह में ढूंढ लेता है। गोमती ने एक पुत्र को जन्म दिया था। वह खुशी खुशी उस बच्चे को अपना लेता है तथा बिना किसी अफसोस के दोनों को घर लेकर वापस आ जाता है। What happened to the dog once it became the blind man's companion? कुत्ता जब एक बार अंधे भिखारी का साथी बन गया तब क्या हुआ? After the death of the old woman, the dog became the whole-time companion of the blind man. The dog kept sitting by the old man most of the time, where he used to beg if any passerby passed from there without giving alms to the blind man. The dog will pull him back to him and make him give alms. He moved with the blind man wherever he went. The dog also saved him from the mischief of the children. बूढ़ी महिला की मृत्यु के बाद कुत्ता अंधे आदमी का निरंतर साथी बन गया। जिस स्थान पर भिखारी भीख मांगता था, कुत्ता निरंतर उसके पास बैठा रहने लगा। यदि कोई भी वहां से गुजरने वाला व्यक्ति अंधे भिखारी को बिना भीख दिए गुजरता था तो कुत्ता उसे पकड़कर वापस ले आता था और उसे भीख देने के लिए बाध्य कर देता था। जहाँ जहाँ अंधा भिखारी जाता था वह भी उसके साथ जाया करता था। कुत्ता उसे बच्चों की शरारतों से भी सुरक्षित रखा करता था। हाउ डिड द फ्रेंडशिप बिटवीन द डॉग एंड द ब्लाइंड मैन बिगिन? कुत्ते और उस अंधे व्यक्ति के बीच में मित्रता किस प्रकार आरंभ हुई? वन डे द ब्लाइंड मैन was eating his food which was given to him by the old woman. The dog was sitting nearby. He too was attracted by the smell of the food. He went and stood directly in front of the blind man. The blind man felt his presence and asked who it was. The dog went near and licked his hand. The old man touched him and came to know that it was a dog. He gave the dog some food. The dog ate it gratefully. From that moment, a strange kind of friendship started between the two. एक दिन भिखारी बूढ़ी औरत द्वारा दिया हुआ भोजन खा रहा था। कुत्ता भी पास में बैठा हुआ था। वह भी भोजन की खुशबू की ओर आकर्षित हो गया। वह जाकर अंधे भिखारी के ठीक सामने बैठ गया। अंधे भिखारी ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया तथा उसने पूछा कि वहाँ कौन है। कुत्ता उसके समीप गया तथा उसका हाथ चाटने लगा। अंधे भिखारी ने उसे छूकर देखा और वह पहचान गया कि यह कोई कुत्ता है। उसने कुत्ते को भी थोड़ा भोजन दे दिया। कुत्ते ने आभारी होते हुए वह भोजन खा लिया। बस उसी क्षण से उन दोनों के मध्य एक अनजानी मित्रता आरंभ हो गई। हाउ डिड द डॉग गार्ड द ब्लाइंड मैन फ्रॉम द विलेज अर्चिन? कुत्ता अंधे व्यक्ति को गांव के लड़के से कैसे बचाता था? A mischievous boy used to come where the blind man used to beg. He would call names to the blind man. He also tried to steal away some of the coins from his bowl. The boy again came next Thursday. He tried to pick up coins from the blind beggar's bowl. But today the dog was there to save the blind beggar. The dog chased the boy and caught him by the wrist. The boy had to run away to save his life. एक शरारती लड़का उस स्थान पर आया करता था जहाँ वह बूढ़ा व्यक्ति बैठकर भीख मांगा करता था। वह बूढ़े व्यक्ति को गालियां देता था। वह उसके कटोरे में से पैसे चुराने का भी प्रयास किया करता था।
अगले बृहस्पतिवार को वह लड़का फिर आया। उसने भिखारी के कटोरे में से पैसे उठाने का प्रयास किया, किंतु आज उस अंधे भिखारी की रक्षा के लिए वहाँ पर कुत्ता भी था। कुत्ते ने उस लड़की का पीछा किया और उसी कलाई से पकड़ लिया। लड़की को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ा। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द ब्लाइंड मैन। अंधे व्यक्ति का शख्सियत चित्रण करें। पुअर एंड हेल्पलेस। द ब्लाइंड मैन इज ए पुअर beggar who cannot see and dependence on other for his survival. Dependent on others. At first he depends on an old woman for food and shelter. Later he becomes dependent on the dog. Opportunistic nature. When the dog starts helping him in begging, he uses this opportunity to increase his income. Selfish. He thinks only about his own benefit and does not care about the dog's needs or freedom. Cruel and harass. He treats the dog badly, makes him work continuously and even beats him. Ungrateful. He forgets the help given by the dog and does not show any kindness in return. Conclusion. Thus the blind man is helpless in the begging but later becomes selfish, cruel and ungrateful. गरीब और असहाय। अंधा भिखारी बहुत गरीब है और देख नहीं सकता, इसलिए वह अपनी जीविका के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। दूसरों पर निर्भर। शुरुआत में वह एक बूढ़ी औरत पर भोजन और आश्रय के लिए निर्भर रहता है, बाद में वह कुत्ते पर निर्भर हो जाता है। अवसरवादी स्वभाव। जब कुत्ता उसकी मदद करने लगता है तो वह इस अवसर का फायदा उठाकर अपनी कमाई उड़ाता है। स्वार्थी। वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है और कुत्ते की जरूरतों और आज़ादी की परवाह नहीं करता। क्रूर और कठोर। वह कुत्ते के साथ बुरा व्यवहार करता है, उसे लगातार काम कराता है और मारता पीटता भी है। कृतघ्न। वह कुत्ते की मदद को भूल जाता है और उसके प्रति कोई दया या आभार नहीं दिखाता। निष्कर्ष। इस प्रकार अंधा भिखारी शुरुआत में असहाय होता है लेकिन बाद में स्वार्थी, क्रूर और कृतघ्न बन जाता है। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।